हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लेकर आ गए हैं नेक्स्ट लेक्चर मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स का, जिसमें हम पढ़ रहे हैं फ्लूइड्स इन मोशन। तो पिछले लेक्चर में हम पढ़ चुके थे विस्कोसिटी के सारे बेसिक्स की विस्कोसिटी क्या होती है, रिवर बेड क्या होता है या वेलोसिटी ग्रेडियंट क्या होता है। बिल्कुल हमने डिटेल में इन चीज़ों को वहाँ पे किया था। अब हम करने जा रहे हैं अपना टॉपिक स्टोक्स थ्योरम। तो स्टूडेंट्स बेसिकली स्टोक्स थ्योरम क्या होती है और इसको हम कहाँ अप्लाई करते हैं, साथ में आपके बोर्ड में कैसे इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जाएगा, और इसके साथ नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा टर्मिनल वेलोसिटी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टोक्स थ्योरम क्या होती है। तो स्टूडेंट्स एक्चुअल में क्या हुआ था कि स्टोक्स थ्योरम हमें तब पता लगी जब हमें विस्कोसिटी के बारे में पता लगा। ठीक है, बेसिकली सबसे पहले हमें विस्कोसिटी के बारे में पढ़ा, उसके बाद ही हम स्टोक्स थ्योरम को जान सकते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है कि जैसे मान लो आपके पास कोई भी फ्लूइड है, स्टोक्स थ्योरम हमें क्या बताती है कि जैसे आपके पास मान लीजिए कोई भी एक फ्लूइड है, और मान लो कि इस फ्लूइड के अंदर अगर हम कोई भी एक बॉडी को इमर्स कर दें, मान लो ये जो बॉडी है वो इस शेप में है। किस शेप में होगी? ये स्फेरिकल शेप में है मान लो। ठीक है, स्फेरिकल शेप की आपके पास एक बॉडी है। अब बेसिकली हमने यहाँ पे स्फेरिकल शेप को ही क्यों लिया है, देखो पहले क्या करना है, एक आपके पास फ्लूइड है, फ्लूइड के अंदर हमने बॉडी को इमर्स किया, तो हमने बॉडी को ऊपर से नीचे की तरफ छोड़ दिया। तो जब ये बॉडी जो है, जो स्फेरिकल शेप की जो बॉडी है, जब ये फ्लूइड के अंदर नीचे मूव करेगी, तो उस टाइम पर हम ये देखेंगे कि इस बॉडी पर कितना विस्कस फोर्स जो है वो लग रहा है, कितना विस्कस फोर्स जो है वो लग रहा है। ठीक है, यही विस्कस फोर्स जो है वो हम स्टोक्स थ्योरम से फाइंड आउट करते हैं। पहली बात तो आपको इतनी याद रखनी है। अब क्वेश्चन ये है कि जब हमने किसी फ्लूइड के अंदर इस बॉडी को ड्रॉप किया है ऊपर से नीचे की तरफ, या मान लो ये मोशन जो है वो नीचे की तरफ ना नहीं हो रहा है, ये इस तरफ को हो रहा है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हो रहा है, किसी भी तरफ को हो सकता है मोशन। ठीक है, मोशन जो है वो किसी भी तरफ को हो सकता है। तो क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे हमने स्फेरिकल बॉडी को ही क्यों लिया। तो देखो, आप अगर स्फेरिकल बॉडी की जगह कोई भी एक इरेगुलर शेप की बॉडी लेते तो उस बॉडी की जितनी भी डायमेंशंस हैं उसको स्टडी करना हमारे लिए काफ़ी मुश्किल हो जाता। इसीलिए हमने यहाँ पे स्फेरिकल बॉडी जो है उसको लिया है। तो एक्चुअल में स्टोक्स थ्योरम जो दी थी साइंटिस्ट जी स्टोक्स ने दी थी। ठीक है, तो उन्होंने क्या कहा था, उन्होंने कहा था कि जब भी एक बॉडी को आप इस तरीके से नीचे इमर्स करेंगे तो क्या होगा कि ये बॉडी नीचे की तरफ जाएगी और इस पर क्या लगेगा, अपना वेट, इसका mg लगेगा। ठीक है, और ऊपर की तरफ क्या होगा, इस बॉडी पे विस्कस फोर्स जो है वो एक्ट करेगी, जिसको मैं यहां से F मान रहा हूं। F क्या है? आपकी विस्कस फोर्स है। साथ ही इस बॉडी की तरफ ऊपर की तरफ एक और फोर्स एक्ट करेगी, जिसको आप बोलोगे अपथ्रस्ट फोर्स, जिसको मैं यहां से T से लिख रहा हूं। क्या होगी? ये अपथ्रस्ट फोर्स होगी। ठीक है, अब होगा क्या, ये जो विस्कस फोर्स है, ये विस्कोसिटी की वजह से जो लगने वाली विस्कस फोर्स है, ये एक्चुअल में क्यों लगेगी, जैसे ये फ्लूइड, जैसे फॉर एग्जांपल ये सेम फ्लूइड मैंने यहाँ बना दिया और यहाँ पर क्या है, ये स्फेरिकल बॉडी है। जब ये स्फेरिकल बॉडी नीचे की तरफ मूव करती है तो क्या होगा कि इसके साथ वाली जो लिक्विड की लेयर्स हैं वो भी इसके साथ क्या होंगी, मूव करना स्टार्ट कर देंगी। लेकिन जो लेयर्स इससे कुछ डिस्टेंस पर है, जो लेयर्स इससे कुछ डिस्टेंस पर हैं, वो भी थोड़ा थोड़ा मूव करना स्टार्ट करेंगी। मींस फॉर एग्जांपल अगर ये वाली लेयर इस स्फेरिकल बॉडी के साथ है तो ये ज़्यादा मूव करेगी, इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, थोड़ी ज़्यादा होगी। लेकिन जो इसके साथ वाली लेयर उसकी वेलोसिटी थोड़ी कम, और उससे दूर वाले की थोड़ी और कम होते होते वेलोसिटी जो है वो कम होती जाएगी, चाहे आप इस तरफ को देखो चाहे आप इस तरफ को देखो। क्लियर है बात? ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि जो वेलोसिटी है वो डिस्टेंस के साथ जो है किसी भी पर्टिकुलर लेयर ऑफ लिक्विड की वो कम होती जाएगी। इसका मतलब है कि देयर इज अ रिलेटिव मोशन बिटवीन द डिफरेंट लेयर्स ऑफ द फ्लूइड, यानी कि यहाँ पे जितनी भी फ्लूइड की लेयर्स होंगी सब में क्या होगा, रिलेटिव मोशन होगा। तो उसी रिलेटिव मोशन की वजह से आपको पता है कि जैसे एक लिक्विड की लेयर ये है और एक लिक्विड की लेयर ये है, अगर दोनों लिक्विड की लेयर में रिलेटिव मोशन हो, अगर दोनों लिक्विड की लेयर्स में रिलेटिव मोशन हो तो उससे क्या होता है, उससे वहाँ पे विस्कस फोर्स एक्ट करती है। उससे वहाँ पे क्या एक्ट करता है, विस्कस फोर्स एक्ट करती है। तो बेसिकली स्टोक्स लॉ हमें विस्कस फोर्स के बारे में ही बताता है। ठीक है, अब थ्रस्ट की यहाँ पे हम बात नहीं करेंगे। तो रिलेटिव मोशन लेयर्स के बीच में होने से विस्कस फोर्स जो है वहाँ पे एक्ट करती है। तो सबसे पहले होगा क्या कि जब ये बॉडी नीचे को जाएगी, आप मान लो आपके पास कोई लिक्विड है, आपने उस लिक्विड के अंदर बॉडी को जब इमर्स कर दिया, आपने उसको छोड़ दिया ऊपर से, तो जब ये बॉडी नीचे की तरफ जाएगी तो एक स्टेज ऐसी आएगी कि आपके पास जो ऊपर लगने वाली दोनों फोर्सेस हैं, ऊपर लगने वाली दोनों फोर्सेस यानी कि कौन कौन सी, एक तो F आपके पास
विस्कस फोर्स और साथ में आपके पास जो अपथ्रस्ट फोर्स है, ये दोनों फोर्सेस W यानी कि इसका जो वेट है उसको बैलेंस कर देंगी। और ये जब स्टेज तब जब आएगी तब क्या हो जाएगा कि आपके पास जो नेट फोर्स है इस केस में, यानी कि जो एफ नेट है वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, क्योंकि ऊपर लगने वाली फोर्सेस ने नीचे लगने वाली फोर्सेस को बैलेंस कर दिया, तो इक्विलिब्रियम कंडीशन यहाँ से अटेन हो जाएगी। सो इट मीन्स योर एफ नेट इज जीरो। तो अगर हम न्यूटन का यहाँ पे सेकंड लॉ अप्लाई करें विच इज एफ इज इक्वल्स टू एम ए, सो इट मीन्स अगर एफ जीरो होगा तो एक्सेलरेशन भी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। एक्सेलरेशन जीरो होने पर हमारी वेलोसिटी जो है वो इस केस में क्या हो जाएगी बेटा, कांस्टेंट वेलोसिटी हो जाएगी। सो वेलोसिटी जो है वो हमारी यहाँ पे कांस्टेंट हो जाएगी। इसी कांस्टेंट वेलोसिटी को हम कहते हैं टर्मिनल वेलोसिटी, जिसकी बात हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो टर्मिनल वेलोसिटी क्या होती है कि जब आपके पास बॉडी जो है कुछ टाइम के बाद, यानी कि जब ऊपर वाली फोर्सेस नीचे वाली फोर्सेस को बैलेंस कर देती हैं, तो कुछ टाइम के बाद जब आपके पास बॉडी एक कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगी, उस वेलोसिटी को हम टर्मिनल वेलोसिटी कहते हैं। इसकी सबसे अच्छी एग्जांपल है रेन ड्रॉप्स। जैसे रेन ड्रॉप्स जब ऊपर से नीचे गिरती है तो एयर जो है वो हमारा ऑल्सो एक फ्लूइड है, तो फ्लूइड में क्या होगा कि जब रेन ड्रॉप्स नीचे की तरफ गिरती है तो एक टाइम पर आकर उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाती है, उसी वेलोसिटी को हम टर्मिनल वेलोसिटी कहते हैं। इसीलिए जो रेन ड्रॉप्स है वो हमें हर्ट नहीं करती हैं, अगर वो किसी चीज़ के ऊपर गिरती है तो उसे हर्ट नहीं करती हैं, क्योंकि उसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है, कांस्टेंट हो जाती है। बट इन द स्टोक्स थ्योरम वी विल डिस्कस ओनली दिस विस्कस फोर्स। तो स्टोक्स थ्योरम में जो विस्कस फोर्स होती है, स्टोक्स ने उसको जो एक्सप्लेन किया था वो बेसिकली उसने डायमेंशनल मेथड से किया था, जो डायमेंशनल मेथड हम अपने 11th क्लास के फर्स्ट जो चैप्टर है उसमें पढ़ते हैं। तो बेसिकली क्या कहा गया था कि जो आपके पास विस्कस फोर्स है वो किस किस चीज़ पे डिपेंड करती है, तो उसी को हम देखेंगे। तो स्टूडेंट्स आपने याद रखना है, स्टोक्स थ्योरम के अकॉर्डिंग जो हमारी विस्कस फोर्स होती है F, वो डिपेंड करती है R यानी कि रेडियस ऑफ द स्फेरिकल बॉडी। जो भी स्फेरिकल बॉडी होगी उसका कितना रेडियस होगा उस पर डिपेंड करेगी। उसके बाद वो डिपेंड करेगी V टर्मिनल वेलोसिटी के ऊपर, V मीन्स टर्मिनल वेलोसिटी पे डिपेंड करेगी। और उसके बाद जो विस्कस फोर्स आपकी F है वो डिपेंड करेगी कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ईटा के ऊपर। दिस इज योर कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। सो जो आपके पास विस्कस फोर्स जो होती है वो तीन चीज़ों पे डिपेंड करती है, R, V और ईटा पे। तो अगर हम इन तीनों को इस तरीके से लिखें कि F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, V और ईटा, और यहाँ पे इसके कोफिशिएंट्स A, B, C में मान लूँ, तो इसको हम डायमेंशनल एनालिसिस मेथड से सॉल्व यहाँ पे कर सकते हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा कि आप यहाँ पे इसको और इसके जो कोफिशिएंट है उसको आपस में कंपेयर कर लो, बट उसके लिए पहले हमें डायमेंशंस यहाँ पे लिखनी पड़ेंगी। डायमेंशंस हमारे लिए निकालना काफ़ी ईजी हो जाता है। जैसे फोर्स की डायमेंशन सबको पता होती है कि फोर्स की डायमेंशन क्या होती है, ML_T-2। उसके बाद या मान लो कि अगर मैं इस रिलेशन में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटा दूं तो एक कांस्टेंट भी आएगा मेरे पास, ठीक है। तो उसके बाद हम यही लिख लेते हैं, पहले देखो, पहले इसको कांस्टेंट ऐसे लिख सकते हैं, F इज इक्वल्स टू K, R की पावर A, V की पावर B और ईटा की पावर C। तो ये मेरे पास कांस्टेंट की फॉर्म में अगर मैं इस रिलेशन को लिखूं तो ये इस तरीके से आएगा। उसके बाद आगे चलते हैं। अब मान लो कि मुझे यहां से इसको डायमेंशनल मेथड से निकालना है, तो हम कैसे सॉल्व करते हैं इसको। सबसे पहले आप देख सकते हो कि जो आपके पास फोर्स है उसकी डायमेंशन क्या होती है, ML_T-2। दिस इज द डायमेंशन ऑफ फोर्स। उसके बाद K मेरे पास क्या है, कांस्टेंट है, तो K को तो हम K ही लिख देंगे, या उसको अभी छोड़ देते हैं फिलहाल के लिए, ठीक है। उसको हम बाद में लिखेंगे, इसको आप नंबर 1 यहाँ पे मान लो, इस इक्वेशन को हम नंबर 1 यहाँ पे मान लेते हैं। तो आगे हमारे पास R क्या है, रेडियस की डायमेंशन इज L की पावर इज A, कोफिशिएंट A आ जाएगा। वेलोसिटी की होती है LT-1 और इसका हो जाएगा B, और साथ में जो हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ईटा है उसकी डायमेंशन कैसे निकालनी है वो देख लेना एक बार। देखो, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी हमें फॉर्मूला आता है कि जो F होता है आपके पास वो डिपेंड करता है ईटा A dV/dx के, ठीक है। अब हम सीख रहे हैं कि हम जो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है उसकी डायमेंशन कैसे निकालेंगे। तो अगर मैं यहाँ से ईटा की बात करूँ तो ईटा शुड बी योर F, और साथ में A चला जाएगा इसके नीचे और यहाँ आ जाएगा dV/dx। अब देखो ईटा की डायमेंशन कैसे निकालोगे, ML_T-2 ऊपर आ गया, एरिया की डायमेंशन इज L², वेलोसिटी की डायमेंशन इज LT-1, और यहाँ से जो लेंथ नीचे आपके पास जो ये dx है इसकी डायमेंशन हो जाएगी L, ठीक है। यहाँ से मान लो एक L² से एक L कट गया, तो सो यू विल गेट ईटा इज इक्वल्स टू ML_T-2 ऊपर आ जाएगा, और नीचे आपके पास आ जाएगा L और L मिलाकर बना देंगे L² और नीचे आ जाएगा T की पावर -1। सो यू विल गेट ML-1, T-2 है ऊपर जाके +1, तो यानी कि T-1।
सो दिस विल बी योर डायमेंशन फॉर द कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ml - 1 t - 1। तो इसी डायमेंशन को अगर मैं यहाँ पे पुट कर दूँ तो ये आ जाएगा ml - 1 t - 1, और इसकी पावर जो कोफिशिएंट है इसका वो कितना हो जाएगा, ऊपर c हो जाएगा। क्लियर है इतनी बात? अब हम क्या करेंगे, दोनों तरफ जो है आपके पास कोफिशिएंट्स को कंपेयर करेंगे। तो सबसे पहले m है इस तरफ आपके पास, तो यहाँ पे जो m है उसकी पावर है c, तो इस तरफ हम c लिखेंगे, और इस तरफ m की जो ऊपर पावर है आपके पास जो भी है कोफिशिएंट इसका वो है 1। तो m की यहाँ पे जो पावर है ऊपर वो कितनी है, 1 है। तो c की वैल्यू मेरे पास 1 आ गई। उसके बाद इस तरफ देखेंगे तो यहाँ से l की वैल्यू मेरे पास क्या है, यहाँ पे a है, और यहाँ से l की वैल्यू है +b, और यहाँ l की वैल्यू है -c। और इस तरफ कंपेयर करेंगे l, तो l के ऊपर कितना है यहाँ पे वैल्यू 1। उसके बाद हम t को देखेंगे तो t की पावर कितनी है, -1 × b यानी कि -b, और यहाँ से हो जाएगा -c विच इज़ इक्वल्स टू योर t की पावर -2। तो करते क्या है, हम बेसिकली यहाँ पे जितनी पावर्स हैं उसको क्या करेंगे, कंपेयर करते हैं। ठीक है, जो भी उसके ऊपर पावर होगी ना या एक्सपोनेंट होगा जो भी, उसको हम क्या करेंगे, एक दूसरे से कंपेयर करते हैं। जैसे देखो यहाँ पे m की पावर c थी, तो हमने m की पावर इधर c है और इधर m की पावर 1 है, तो हमने c को क्या किया, 1 के बराबर कर दिया। उसके बाद यहाँ पे l की पावर a है, b है, और यहाँ से l की पावर -c है, तो a + b - c विच इज इक्वल्स टू योर 1, और यहाँ से -b - c विच इज इक्वल्स टू -2। तो -b ये लिखा हमने, और यहाँ से -c आ गया जो कि -2 के बराबर आ गया। तो इस तरीके से हम इसको लिखेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, हम यहाँ से इसको कंपेयर करने की कोशिश करते हैं। कंपेयर हमने कर लिया, अब हम यहाँ से इसको a b c की वैल्यू निकालेंगे। तो देखो c की वैल्यू 1 है, तो अगर हम यहाँ पे इस इक्वेशन में c की वैल्यू 1 डाल दें तो हमारे पास, या थर्ड वाली इक्वेशन में डालते हैं -b - -2 है, तो आप लिखोगे -b, ठीक है, और c की जगह लिखोगे 1 विच इज इक्वल टू -2। ठीक है, तो -b हो जाएगा आपके पास -2 + 1, सो -b विल बी इक्वल टू -1, माइनस से माइनस कैंसिल, सो यू विल गेट b इज इक्वल टू 1। b की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई, 1 आ चुकी है। c की वैल्यू हम निकाल चुके हैं। अब हम a की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, तो a की वैल्यू यहाँ पे आपके पास देखो इस इक्वेशन में पुट करेंगे, तो इस इक्वेशन में क्या हो जाएगा, a की वैल्यू, a की जगह a आ जाएगा, b की जगह 1 आ जाएगा, c की जगह -1 इक्वल टू 1, 1 से 1 कट गया, सो यू विल गेट a 1। a भी आपके पास क्या आ गया, यहाँ से 1 आ गया। तो हमारे पास a b c की वैल्यू जो है वो 1 आ चुकी है। उसको हम फर्स्ट इक्वेशन में डालेंगे, तो वी विल गेट f इज इक्वल्स टू k r1 v1 ईटा की पावर 1। सो यू विल गेट f इज इक्वल्स टू, अब जो कांस्टेंट हम यहाँ पे यूज़ करते हैं स्टोक्स थ्योरम में, वो हम यूज़ करते हैं 6 पाई। सो 6 पाई r v ईटा। सो दिस इज योर फॉर्मूला और द रिलेशन फॉर द स्टोक्स थ्योरम। तो स्टोक्स थ्योरम किसके बराबर होती है स्टूडेंट्स, स्टोक्स थ्योरम बराबर होती है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, f इज इक्वल टू 6 पाई ईटा आर वी लिख लो, या वी आर ईटा लिख लो, एक ही बात है। तो ये फॉर्मूला जो है स्टोक्स थ्योरम के लिए आपने ये याद कर लेना है। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बोर्ड के एग्जाम के लिए स्टोक्स थ्योरम आपसे कई बार पूछ लेता है, और स्टोक्स थ्योरम्स को ही समझेंगे तभी टर्मिनल वेलोसिटी जो है हमें समझ आएगी। ठीक है, उसके बाद है कि कुछ हमारे पास यहाँ से कुछ कंडीशंस होती हैं कि जो स्टोक्स थ्योरम है वो हम कहाँ पे अप्लाई करते हैं। ठीक है, कुछ कंडीशंस है कि जो स्टोक्स थ्योरम है वो आप कहाँ अप्लाई करते हो, तो आपने याद रखना है कंडीशंस क्या क्या हो सकती है। देखो कंडीशंस ये हैं कि जो भी आप बॉडी यहाँ ले रहे हो, जो भी बॉडी आप लिक्विड के अंदर इमर्स कर रहे हो या उसको लिक्विड के अंदर आप रख रहे हो, वो बॉडी जो है दैट बॉडी शुड बी रिजिड। पहली बात, वो बॉडी क्या होनी चाहिए बेटा, रिजिड होनी चाहिए। ठीक है, रिजिड बॉडी मतलब कौन सी बॉडी होती है कि जिस बॉडी के अंदर कोई भी दो पार्टिकल्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या रहे, फिक्स रहे, वो कभी भी चेंज ना हो जब भी उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स लगती है। यानी कि दो पार्टिकल्स के बीच की जो एक्सटर्नल फोर्स है वो हमेशा क्या रहे, वो हमेशा जीरो हो, मतलब एक्सटर्नल फोर्स लगे, और बीच का जो इनके बीच का जो दो पार्टिकल्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो हमेशा क्या रहे, फिक्स रहे, कांस्टेंट रहे। सो दिस इज योर रिजिड बॉडी। तो पहली कंडीशन तो रिजिड बॉडी की है। दूसरी कंडीशन ये है कि जो आपका मोशन होगा यहाँ पे वो हमेशा स्ट्रीम लाइंड मोशन होना चाहिए। स्ट्रीम लाइन मोशन का मतलब है मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन में होने वाला मोशन जो है उसे हम स्ट्रीम लाइन कहते हैं। तो जब भी हम फ्लूइड के अंदर इस बॉडी को नीचे की तरफ फेंकेंगे तो ये जो बॉडी है आपकी, जो भी आपकी स्फेरिकल बॉडी होगी, दैट शुड बी इन अ स्ट्रीम लाइन मोशन। वो हमेशा स्ट्रीम लाइन मोशन में होनी चाहिए। तो ये था तरीका हमारा स्टोक्स थ्योरम को यहाँ पे डिराइव करने का। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर होगी।
उसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे अपने टर्मिनल वेलोसिटी। थैंक यू सो मच।